युवाओं का भविष्य या नेताओं की भाषा, आज किसे सुधारना ज्यादा जरूरी है? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हजारों लाखों युवा सड़कों पर उतरे, लाठी डंडे खाए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार ने इनकी सुनी, सख्त कानून के लिए संसद में बिल लाई। इस बिल के जरिए चर्चा होनी थी युवाओं के भविष्य पर, लेकिन चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई नेताओं की भाषा पर। आखिर इससे क्या हासिल होगा? पहले मांग उठी थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर मांग उठी कि गृह मंत्री माफी मांगे। गृह मंत्री ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन मांग दोगुनी हो गई। अब राहुल गांधी गृह मंत्री से माफी नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये सारा मुद्दा किधर जाता दिख रहा है? मुद्दा से हम भटक रहे हैं या जानबूझकर मुद्दा को भटका रहे हैं? आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण मंडल और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी के विवादित बयान, उस पर बीजेपी का जवाब, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन? कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? You can make statement outside. In the house, you cannot make that statement. I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. कोई फायरिंग नहीं हुई, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत। और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। जिस तरह के बयान आए उसको लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर उठ खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं,
कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब जुड़े हैं कुछ देर में, और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल, अभी मैं बयान सुन रहा था राहुल गांधी जी का, तो एक सवाल मेरे मन में आया जो मैं पूछना चाहूँगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। आचार्य जी, ये दरअसल होता है जब भी चर्चा होती है, विपक्ष को कुछ हमला करना होता है, किया जाता है, कई तरह की दलीलें दी जाती है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि गृह मंत्री निर्देश दे रहे थे, तो पता नहीं, बड़ा अटपटा सा लगा कि गृह मंत्री निर्देश देंगे और वो भी विपक्ष के नेता के सामने। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। अति सरलीकरण कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बार बार जितेंद्र सिंह लगातार फोन पर थे, अमित शाह के साथ थे, ये कहा उन्होंने। निर्देश दे रहे थे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो उन्हें मालूम है, ये कहा उन्होंने। और मुझे लगता है कि इसे आप जो कहा हमने आपको सुनाया था, मैंने कुछ नहीं। ना दीजिए। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह को मालूम है क्या हो रहा है सदन में, जो भी हो रहा है वो पता है, ये इसलिए। और कहा रुक जाइए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, एक मिनट रुक जाइए। हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो संभव हो तो इस बाइट जो थी राहुल गांधी जी की, जो अभी आपने सुनाई थी, एक बार फिर से सुना दीजिए। Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। Here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw रोक दीजिए Jitendra Singh, the minister. अनुमा आचार्य जी, वो पूरा ये राहुल गांधी जी बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे। आखिरी का जो हिस्सा आपने काटा, उन्होंने कहा जितेंद्र सिंह लगातार उनके साथ लाइन पे थे और अमित शाह को मालूम था यहाँ क्या चल रहा है। ये चीज जो है ना उन्होंने बोली है, जो जितेंद्र सिंह पे आपने काटा, वो वाली लाइन भी है उसमें, उसे भी सुनिए। बहरहाल मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मुझे आपने बोला विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि मेरा संवैधानिक हक भी है, और मैं फौज में थी। ऑपरेशन पराक्रम का जब आदेश हुआ था ना, तो वो सेनाध्यक्ष ने नहीं दिया था देश के प्रधानमंत्री ने, देश की राष्ट्रपति के जरिए वो हमारी सेनाओं में आया था। तो हमेशा पॉलिटिकल विल होती है जब इस तरह के किसी आदेश को दिया जाता है। तो ये मुझे मत समझाइएगा कि आदेश जो है मजिस्ट्रेट देगा या कोई देगा। बहुत सीधी बात है, अगर गृह मंत्रालय है और इतना संवेदनशील मुद्दा, इस देश की जनता, इस देश के बच्चे छात्र वहां हैं, तो आपको लगता है किसी मजिस्ट्रेट में इतनी हिम्मत है? क्या कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है कि जिसके घर में बच्चे नहीं है या उसके आसपास नहीं है, वो इतना क्रूअल हो सकता है क्या? बिना आदेश के कोई प्रशासनिक अधिकारी, यहां भी एक प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, बिना आदेश के कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई निर्णय ले नहीं सकता। उसको कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता होती है, यहां तक कर सकते हो। फिर तो रैपिड एक्शन फोर्स के मेरे पास वो जो उनके जो जनरल डायरी है,
उसके पन्ने भी हैं। आप देखना चाहें तो मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, अब ये पता नहीं कितना आपको दिखेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी जनरल डायरी के पन्ने हैं जिसमें पैलेट गन का प्रयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर जो पूरे देश ने देखा, जो हमारे देश के अपने छात्रों के साथ पहली बार देश के इतिहास में इस तरह का क्रूरता का प्रदर्शन किया गया, इसके पीछे गृह मंत्री ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर गृह मंत्री नहीं है, इसका मतलब उनका काबू ही नहीं है अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे, तब तो उन्हें ये पद छोड़ ही देना चाहिए। ना उनसे पुलवामा बचता, ना उनसे पहलगाम बचता। किस लिए बने हुए हैं वो गृह मंत्री? बार बार वो ना तो घुसपैठियों की बात जफर इस्लाम साहब, तो ऐसे कैसे होगा? जफर इस्लाम साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने दोनों बातें कह दी कि इनका कहना है गृह मंत्री के आदेश के बिना ऐसा हो नहीं सकता, और अगर इनके आदेश के बिना हुआ तब तो मामला और गंभीर है। हालांकि तकनीकी क्या पक्ष क्या होता मैं पूछूंगा, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं बैठे हुए विक्रम सिंह साहब, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपका बयान। देखिए, अभी आपने दोबारा वीडियो चलवाया, कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही थी, वो एक्सपोज हो गई, कवर अप करने लगी। राहुल गांधी जी से इन्होंने यही सिखाया कि झूठ फैलाओ। हमेशा फूहड़ जैसी अरे बातें बीच करते हैं। में इनको मैं चाहती हूँ एंकर साहब, झूठ और मेरे ऊपर ये महिला देखिए, दोबारा चलवाई तो वही पूरा जितेंद्र सिंह वाली लाइन, नहीं वो लाइन चलवाइए, क्योंकि आप वो लाइन भी चलवा देंगे। पीसीआर प्रोड्यूसर साहब, आप उसको रेडी रखिएगा। एक मिनट जरा इस जफर इस्लाम साहब अपनी बात को रख देंगे, फिर मैं वो लाइन भी सुनवा दूंगा। अब बीच में बोलेंगे तो फिर दर्शक सुन नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ वैसे चर्चा होती नहीं है। आपने कहा, मैं आप फिर से पूरी बात सुनवा दूंगा, मैं फिर से उनकी पूरी बात को सुनवा दूंगा। आप एक मिनट शांत हो जाइए। जफर इस्लाम साहब, अब बोलिए। मैंने सुना था कि फौज में जो भी फौजी रहता है उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और वो काफी डिसिप्लिन होता है। सोल्जर्स डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं। यहाँ तो सिविलिटी की भी कमी है। डिसिप्लिन तो छोड़ी, सिविलिटी की फोवर और ये इस तरह के अल्फाज बोलने का, ये इस तरह के भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, उससे समझ में आता है कि आप फौज में रह के भी फौज को ठीक से समझाए। नहीं, आप कह रहे थे हमको मत समझाइए। नहीं, मत आइए। अरे सुन तो, अरे भाई, इनका फीडर डॉन के जे चाय करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, किसी को सुनने नहीं देंगे। सुन लेते हैं। मैं तो अपनी बात अनुमा जी को शांत हो, अनुमा जी को शांत करिए, अनुमा जी को शांत करिए। जफर इस्लाम साहब अपनी बात को रखिए। भाई, ज्यादा चिल्लाता कौन है? खाली बर्तन, उसी में आवाज होती है। आप जवाब दे, छोड़ दिए, उनके चिल्लाने पर मत जाइए। देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं भाई, डिसिप्लिन एक सिविलिटी होती है, उस सिविलिटी की कमी दिख रही है। अब मैं क्या बोलूं? हकीकत ये है, अनुमा जी ने सवाल किया कि बगैर, हाँ सॉरी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। हर बार गोल पोस्ट चेंज करने का काम कर रहे हैं। जितनी बार आप उनसे पूछिए उतनी बार वो दूसरे मुद्दे पे चले आते। भाई, देश की जनता का मुद्दा है, खासकर मैं कह रहा हूं कि देश के युवा पीढ़ी, स्टूडेंट्स का मुद्दा था। ये उनके कंधे पे पहले बंदूक चला के काम कर रहे थे, जब उनका कंधा नहीं रहा तो किससे दागे? तो ये बार बार गोलपोस्ट बोलने दे, फिर आपके पास आऊंगा। हमारे शो में सबको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन क्या है कि आज छात्रों के लिए एक बड़ा सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने दिया, उसमें बिल पास करके उनके फ्यूचर की भलाई के लिए, सुरक्षित रहे फ्यूचर, वो ज़्यादा संतोष रहे उनको, और इस तरह के कानून लेकर आए। दंडित कैसे किया जाए, माफिया जो है, लीक माफिया, उसको कैसे दंडित किया जाए, एक प्रावधान लेकर आए। इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए, और उस बिल को कैसे और मजबूत बनाए उसमें योगदान देना चाहिए था। उम्मीद तो ये थी कि शिक्षा पर चर्चा होगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है सरकार पूरी तौर से नहीं कर पा रही, तो आप कर पाते, आप अपने अपोजिशन का कहीं ना कहीं योगदान देते, कुछ कमियां होती तो उसको पूरा करते, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिस्कशन होता। लेकिन इस पूरे जो सेशन को इन्होंने राजनीति चमकाने के लिए, गोलपोस्ट बदलने के लिए, जो सदन के पटल के में बोला उसको बाहर में आके कुछ प्रेस में और बोल रहे हैं, प्रेस के बाहर निकले तो और कुछ बोल रहे हैं, अकेले में अगर कोई रिपोर्टर पूछ रहा है तो
मेरा कहना है कि आज देश के ने एक बड़ा कानून पास किया है, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे जो है ट्रेजरी बेंच हो, सत्ता पक्ष, दोनों को मिलकर इस कानून को मजबूत कानून बनाने का काम करना चाहिए था। शिक्षा में और क्या अच्छा हो सकता है, कैसे बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है, ये नहीं किया। 1986 में राजीव गांधी कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार सालों साल तक रही, लेकिन कहा माल भरने के चक्कर में रहे, करप्शन करने के चक्कर रहे, डकैती करने के चक्कर में, लेकिन वो जनता की और खासकर युवा पीढ़ी की चिंता नहीं कि नहीं तो कानून बना देते। अभी कहाँ से सोकर उठी है सोनिया गांधी जी, माफी चाहता हूं मैं, सोकर उठी है कि जागी हुए होके उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक लेख लिखा कुछ दिन पहले, ये सुझाव जब वो चेयरपर्सन थी तभी दे देती। उनके समय में ट्रॉफी मिला, इतना बड़ा ट्रॉफी, आप मानिए कि जो ट्रॉफी मिलता कभी जब आदमी बहुत बड़ा काम करता, तो गहलोत सरकार ने पूरे दुनिया में इतना बड़ा लीक नहीं हुआ जितना हर साल 17 पर 19 बार पेपर लीक हुआ, उसके लिए पता नहीं ये लॉजिक जफर इस्लाम साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इसको बहुत स्वीकार नहीं करता हूं कि उनके जमाने में बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ, हमारे जमाने में नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, एक मिनट दलील पता नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जफर साहब एक मिनट, इस चीज से जफर साहब एक मिनट, क्योंकि ये मुद्दा उठा था। 10 सेकंड, हाँ ठीक है, बोलिए। सिर्फ मैं कह रहा कि इस चीज को मैं पीछे छोड़ देता हूं, मैं नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आज ये जो डिस्कशन था वो हमारे युवा पीढ़ी के फ्यूचर के बारे में था, आज तो डिस्कस करना चाहिए था, आज तो ऐसी चीजें रहनी चाहिए। हो सकता सरकार के नजर में कुछ नहीं आ रही हो, आप ऑपोजिशन में आपकी नजर में उसको और अच्छा बनाते हैं, भाई चलो बिल में ये संशोधन हो रहा है, ये भी और ऐड करो ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। भाई सभी के बच्चे हैं, मेरे भी, आपके भी, सबके होंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए था, नहीं हुआ। देश आज कहीं ना कहीं इस बात को, युवा पीढ़ी खास करके छात्र कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल किया है। भाई बाकी चीजें भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप पैलेट गन जो करना है, संक्षिप्त में लेकिन मुझे ये बताइए कि आज ये सत्तर पे पटेल पे डिस्कस करेंगे। आज जब चर्चा हो रही थी बिल पे जो है राहुल गांधी को बहुत ज्यादा बोलते हुए मैंने तो नहीं सुना। देखिए, वो जब अपनी बात कहने का मंच बना रहे थे, उसी में इन्होंने टोकना शुरू कर दिया। मैं एक सवाल पूछती हूँ, के राधाकृष्णन कमेटी ने बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी ना। के राधाकृष्णन कमेटी ने 101 सुझाव दिए थे, कितने इंप्लीमेंट हुए? क्या एनटीए को ज्यादा जवाबदेह संस्था बनाया गया जिसमें वैकेंसी 34 है, वहां पर 47 कौन लोग काम कर रहे थे? एनआरएसएस के लोग काम कर रहे थे, वो बताया आज राहुल जी ने, इसीलिए आग लगी सबको। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि क्या जो पहले इन्होंने एक्ट बनाया था उसमें क्या ऐसी कमी रह गई थी कि बार बार फिर पेपर लीक हुए? यानी सरकार की मंशा ना तो के राधाकृष्णन कमेटी की किसी सलाह को, सिफारिश को लागू करने की है, और खाली पनिशमेंट बढ़ा रहे हैं। पहले पनिशमेंट ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। भाई जो आदमी 10 करोड़ कमा रहा है वो 1 करोड़ की वो भी दे देगा जुर्माना। अच्छे आचार के उस पर तो आप इसको राम रहीम को छोड़ देते हैं, आसाराम को छोड़ देते हैं, तो अच्छे व्यवहार के उस पर बिना पर उसे छोड़ देंगे, 1-8 करोड़ रुपए वो आपके यहाँ चंदे में डाल देगा। नहीं बिल्कुल, ये आपकी दलील अनुमा आचार्य जी, ये आपकी दलील बिल्कुल तार्किक है। यही दलील तो उठनी चाहिए थी आपकी नेता की तरफ से। हमारे नेता की तरफ से उठी है, ये राहुल गांधी जी ने आज नहीं बोला, लेकिन कल भी कहा, राहुल गांधी जी ने आज कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप केवल कुछ नहीं बोला, खाली समय बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, बच्चों के साथ धोखा किया, युवा पीढ़ी के साथ धोखा किया, पूरा का पूरा धोखा किया ना, मैं कह रहा हूँ धोखा किया। और एक चीज और, व्यापम किसने शुरू किया था? अरे मैं कह रहा हूँ आर्टिकल इतने 40 साल लग गए आर्टिकल लिखने में, वो सुझाव तो दे देते, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुझाव ही दे देते। आप लोगों को जाता है, व्यापम से शुरुआत की आप लोगों ने, और देश में कोई श्रेय नहीं लेना, मैं श्रेय की दौड़ में तो आप लोग लगे, हम तो जनता के, हम तो कभी किसी को सजा नहीं मिली। संजीव गुप्ता को छोड़ दिया गया, अमित जो है उसे छोड़ दिया गया, बताइए किसी जेल के अंदर है, अरे जेल के अंदर है, फिर झूठ, विक्रम सिंह साहब देखिए झूठ के पुतला। यूपी के, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए,
आप दोनों लोग शांत हो जाइए। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, विक्रम सिंह साहब, आपको मैं आज विशेष तौर पर रिक्वेस्ट करके आमंत्रित किया इस शो में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि गृह मंत्री फ़ोन करके आदेश दे रहे हैं किसी को कि भाई आप उस पर गोली चला दो, पैलेट गन चला दो या फिर एक्शन लो, कुछ भी। आप तो इतने दिनों तक डीजीपी रहे, तकनीकी पहलू क्या होता है? क्या वाकई ऐसा कभी हुआ आपके पास कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़ोन आया हो कि नहीं आपको ऐसा करना है, फिर आप लोग अपने निचले अधिकारी को आदेश देते हैं? क्या होता है? जी नमस्कार सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमन और प्रणाम। देखिए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है, कॉमा फुल स्टॉप का भी हमारा कोई विवेक नहीं है। मैं कानून के प्राविधान बताता हूं, आप गूगल करके एक बार पढ़ लें उसको, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, धारा 148, 149 और धारा 43 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें स्पष्ट किया गया है कि बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत कौन है। इसी के आलोक में जो पुलिस एक्ट है और हमारे जो ड्रिल मैनुअल है, इसमें यह है कि जो सबसे सीनियर मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट के अभाव में अगर कमिश्नर, जैसे दिल्ली में तो DCP, जिनके बाद रहा था कि अजय भाटिया ने आदेश दिया था पैलेट गन चलाने के बारे में, तो जो DCP है वो करेगा, ये जो सीनियर वो सब इंस्पेक्टर से अबव। इसमें कहीं तो कोई बात आई नहीं। 36 साल मैंने फील्ड पोस्टिंग की है, 2500 बार गोली चलवाई है, 2500 बार बल प्रयोग किया है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर और ड्रिल मैनुअल कहता है कि नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, नॉन वाइटल पार्ट पे करें और मिनिमम यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करें। 3 इसके मूल मंत्र है, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मिनिमम, नॉन लीथल और एक जब खतरा समाप्त हो जाए तो बल प्रयोग बंद कर दें। चेतावनी 3 बार देते हैं और ये आपका मूल मंत्र। ये तो बिल्कुल जैसे रटा रटाया होता है, इतनी बार किया है कि एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। अब मैं ये निवेदन करूंगा कि आर्मी की SOP बिल्कुल अलग होती है, पुलिस की बिल्कुल अलग होती है। आर्मी जब जाती है तो दुश्मन के साथ लड़ती है। हमारा जो इस तरीके का बल प्रयोग होता है जिले जिले में, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में, और वहां पर इसीलिए स्ट्रक्चर किया जाता है ड्रिल मैनुअल। आंतरिक सुरक्षा योजना में इसीलिए होता है कि महीने में सब पूर्वाभ्यास करेंगे और पूर्वाभ्यास करेंगे कमिश्नर से लेकर के सिपाही तक, जिससे कि कोई मन में संशय न रहे। इसमें कोई मंत्री या मुख्यमंत्री की जो बात छोड़ दीजिए, इसमें तो किसी का कोई अधिकारी नहीं है। जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होगा या जो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी होगा, वो सक्षम है अपनी और दूसरों की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करने का और नॉन वाइटल पार्ट्स पे और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करने का। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये मेरा निवेदन है। तो ये मैं दरअसल इस पर छोटा सा कमेंट अनुमा आचार्य जी आप दे दीजिए, चूंकि स्थिति बिल्कुल साफ विक्रम सिंह ने कर दिया। इनका कोई पॉलिटिकल ऐसा है नहीं, इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि कन्फ्यूजन ये फैल रहा था। इसमें छोटा सा अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो आशुतोष सर के पास जाऊंगा मैं भी। नॉन लीथल, प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं, कम से कम बल, क्या वो दिखा हमको? लोग थे क्या? आतंकवादी थे वो लोग? वो हमारे स्टूडेंट्स थे। जो तीनों बातें थी वो दिल्ली पुलिस ने नहीं मानी, और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं, गृह मंत्रालय का कोई जवाब क्यों नहीं आया? राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी ना गृह मंत्री को, उसका जवाब क्यों नहीं आया? उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। तो मेरा सवाल यह है कि उन्होंने बहुत सही बात की विक्रम सिंह जी ने, और मैं तारीफ करती हूं उन्होंने कहा, लेकिन उनके वो तीनों जो कीवर्ड्स थे उस पर कौन जवाब देगा? उसके लिए तो अमित शाह को जवाब दे देना चाहिए था। 6-7 दिन हो गए, आज हम 29 तारीख में बात कर रहे हैं और 20 तारीख की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी। वही सवाल है हमारा। विक्रम सिंह साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा अभूतपूर्व और अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थितियां थी, और ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि 150 के ऊपर दिल्ली पुलिस के पुलिस वुमेन, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, जिसमें सीनियर स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, ACP, DCP, ये घायल चुटैल हुए। 30 गाड़ियां उनकी स्वाहा कर दी गई और इतनी तरह की तोड़फोड़ हुई। और पुलिस बल ने मैं समझता हूं कि न्यूनतम बल प्रयोग किया और बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया। और जिस तरीके के उनके ऊपर पथराव, आगजनी और आक्रमण हुआ, मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ड्रिल मैनुअल में जो उनके ऊपर प्रदत्त अधिकार थे, अगर उनका प्रयोग करते तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। तो पहले तो उनके जज्बे को मैं सलाम करूंगा, लेकिन हमारी जो तैयारी थी और जो त्रुटियां थी, मैडम ने एक दिखाया था हमें, जो आपका GD एंट्री थी। GD एंट्री अगर 20 की घटना की थी, एक तो आपने डिले से किया और उसको अनाउंस किया आपने 4 दिन बाद, जबकि डेली आपके रोज के रोज हथियार और कारतूस की गिनती होती है। रोज शाम को आपको प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए थी कि आज हमने इतने पैलेट चलाए। दिल्ली पुलिस कह रही कि हमने चलाए नहीं, RAF कह रही कि हमने चलाए, RAF कह रही कि हमारी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो पहले तो आप सब लोग एक पेज पर आ जाइए, आप कहना क्या चाहते हैं, और अगर आपने छुपाने की कोशिश नहीं की तो आपने छुपाया क्यों? जाहिर है कि आपकी
जो वर्किंग रिलेशनशिप थी आपस में ठीक ठाक नहीं थी। और डीसीपी साहब आप कह रहे हैं कि मैं तो मौके पे ही नहीं था, तो पहले आप तय कर लीजिए आप कहना क्या चाहते हैं। जब आपकी जीडी एंट्री कह रही कि आप मौके पे थे, आपके आदेश से पैलेट गन चलाए गए, तो आप कैसे कह सकते कि मैं वहां नहीं था? और अगर नहीं थे तो आरएएफ ने कैसे जीडी एंट्री कर दी? 1:42 पे आप देखिए, गौर से करें, मैडम ने जो जीडी एंट्री दिखाई थी उसमें दिखाया कि अजय भाटिया साहब जो थे डीसीपी थे, उन्होंने कहा था अजय भाटिया के मौके पे था ही नहीं। भाई इस तरह की किरकिरी अपनी आप क्यों करा रहे हैं? आशुतोष जी, ये इस पर सफाई सरकार को दे देनी चाहिए, बिल्कुल मिनट टू मिनट। देखिए, मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही काबिल ऑफिसर रहे हैं, लेकिन मैं आज उनकी राय से थोड़ा नाइत्तेफाकी रखता हूं। नाइत्तेफाकी इसलिए क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं वो थ्योरेटिकल बात है, वो किताबों में लिखी हुई बात है। कैसे और किन परिस्थितियों में बल का प्रयोग होता है, लीथल नॉन लीथल वेपन्स का कैसे इस्तेमाल होता है और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, ये कानूनी स्थिति। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। तो उदाहरण मैं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये कहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, और जितेंद्र सिंह कहते हैं कि नहीं, इसका आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। तो फिर आप बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई? अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो फिर गृहमंत्री अमित शाह ने भी पैलेट गन चलवाई। एक तर्क के दो रास्ते तो नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप देखें, जब अयोध्या, विक्रम सिंह सर आ रहा हूं आपके पास, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो रही थी तो एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि कल्याण सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कम वाट में फायरिंग नहीं होगी। जबकि वहां जो स्थिति थी, उन स्थितियों में विक्रम सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां गोली चल सकती थी। तो मुलायम सिंह पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद भी अंततः द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि थ्योरेटिकली विक्रम सिंह जी की बात बिल्कुल सही है, बल्कि प्रैक्टिकल आज की तारीख में यह है कि डीजीपी रैंक के ऑफिसर और उनसे छोटे रैंक के ऑफिसर पॉलिटिकल मास्टर्स के पास जाके उनसे इजाजत लेते हैं। और अगर गृह मंत्री ने यह कह दिया, अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी, तो फिर गोली नहीं चलती है। बल का प्रयोग नहीं है तो नहीं होता है। यहां पे जो सबसे आपत्तिजनक बात थी कि जम्मू कश्मीर के बाद पहली बार हिंदुस्तान में पैलेट गन चली। तो पैलेट गन अगर चली तो किसके कहने पर चली? अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, और जो जीडी एंट्री की है वो अपने आप में एब्सर्ड है, और वो इस बात की ओर इशारा है कि दरअसल इसमें बड़े पैमाने पर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी कहता मैंने नहीं आदेश दिया, मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था। ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है। भाई डीसीपी उस वक्त कहां मौजूद था ये तो पुलिस कमिश्नर को पता होगा, जानकारी होगी कि फला फला डीसीपी को फला फला जोन और फला फला इलाके की जिम्मेदारी थी। अभी तक पुलिस ने ये खंडन क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रकाश सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो मनमोहन सिंह की सरकार ने, न किसी राज्य सरकार ने, न ही किसी मोदी सरकार ने उस रिफॉर्म पे कभी काम करने की कोशिश की जो हिंदुस्तान की पुलिस को जो डीपॉलिटिसाइज करने की कोशिश थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पुलिस, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे तमिलनाडु की है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर उठते और बैठते हैं। मैं विक्रम सिंह जी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से, उन्होंने नहीं सुनी होगी। लेकिन इस देश में कम से कम 90% पुलिस ऑफिसर्स हैं जो टॉप पोस्ट पर डीजीपी बनने के लिए अपने मास्टर्स के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो कहते हैं तो उठते हैं, जब वो कहते हैं तब बैठते हैं। यहां तक कि वो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाते हैं और लोगों के पैर भी दबाते हैं। विक्रम सिंह साहब के लिए आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रक्रिया पे जो आपने सवाल उठा, विक्रम सिंह सर कुछ उस पे जोड़ना चाहते हैं? आप अपनी बात नहीं, मैंने आशुतोष जी, देखिए लक्ष्मण जी, मैं फिर कह दूं, मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, ये टिप्पणी उनके ऊपर नहीं थी, मैं बहुत पहले से। आशुतोष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जमाने से मैं उनको जानता हूं, उनका विराट अनुभव है, व्यक्तिगत, व्यवहारिक, आभारिक और जो लीगल और प्रैक्टिकल। अब मैं आपको बताता हूं, राजनेताओं का यह अधिकार होता है कि हमें 10 आदेश दें। ये हमारे ऊपर है कि हम ये देखें कि आदेश कौन से जायज है, कौन से नाजायज है। हम लोग ये कहते हैं नाजायज को हम लोग कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते हैं, ये कह देते हैं, उसको करते नहीं। जब पूछते हैं कि साहब वो संभव नहीं हो पाएगा मुख्यमंत्री जी, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप उत्तर प्रदेश में एक ही समस्या ले लीजिए, एक ही समस्या को लेकर के कई जगह गोली चली, कई जगह गोली नहीं चली, तो आप समझ सकते हैं कि आदेश हो सकता है दिए गए हैं। वही आशुतोष जी की बात,
कुछ जायज चीजें मान लेंगे, इसका निर्णय मैं करूंगा। जो घटनास्थल पे वरिष्ठतम अधिकारी है जिसको इंक्वायरी कमीशन पेश करना है, वहां मुख्यमंत्री जी मेरी पैरवी नहीं करेंगे, न ही मेरे लिए कपिल सिब्बल जी को खड़ा करेंगे कि आपके बचाव में आएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अगर नाजायज हुक्म मानेंगे राजनेताओं का तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, और अपने फोर्स के विरुद्ध भी आपके लिए एक प्रतिकूल टिप्पणी कोर्ट से मिलेगी। जी विक्रम सिंह सर, एक सवाल आपसे पूछूं बिल्कुल सीधा सा, फिर मैं जाऊंगा जफर इस्लाम साहब के पास, कि क्या आपको लगता है कि चूंकि सारे हालात, सारे विजुअल टीवी पे आ ही रहे थे सारी जगहों पे, कि 1% भी इस बात के चांस बनते हैं गृह मंत्री जैसा शख्स जो है, उतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ शख्स, नीचे के मजिस्ट्रेट या नीचे के एसीपी डीसीपी को आदेश दे? मैं पूछ रहा हूं, मैं बहुत व्यवहारिक सवाल है और मैं इसका व्यवहारिक उत्तर देना, ये जमाना हमारा वाला नहीं है कि आपने सुन लिया यस सर कर लिया। आज है साहब स्मार्टफोन का, और हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत स्मार्ट भी हो गए। जब कभी कोई आदेश देता है ना, चाहे मैं दूं या आप दें, उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके वक्त जरूरत पे आप ही को पेश कर देते हैं। श्रीमान जी, आपका ऑर्डर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इसका लेश मात्र भी कोई संभावना नहीं है कि कोई मंत्री, कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरीके के आदेश देगा तुम गोली चलाओ, तुम गोली न चलाओ। ये तो आप सब विवेक से देख लीजिए, और इसके ऊपर देने क्या जरूरत है। सब चीज सबको मालूम है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सा कोई फोन आता है, जरा सी कोई चीज आती है, वो छुपने वाली नहीं है। और हमारे मित्र ही जो हमारी मंडली में है, आशुतोष जी बता देंगे, त्रिवेदी जी बता देंगे आपको, कि हमारे ही मित्र मंडली जाके उसको लीक करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि साहब ये आदेश आए थे, साहब ने कहा हाँ टूट पड़ो अभी तुमको। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं हमारे हक में क्या है, हक में नहीं है। नाजायज ऑर्डर लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना, और ऐसा कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। विजय त्रिवेदी साहब के पास आता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल जफर इस्लाम साहब से। जब इतना दूध का दूध, पानी का पानी सारी स्थिति है, तो क्यों ना क्रमवार मिनट टू मिनट सारी डिटेल दे देनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर गोली चली कि नहीं चली, पैलेट गन चला कि नहीं चला, चला तो किसके आदेश पे गया। क्योंकि बहुत सारी अंतर्विरोधी बातें आ रही हैं, क्योंकि मामला संसद में हंगामा भी हो रहा है। स्थिति ये हुई कि इतने अच्छे बिल पे आप लोग चर्चा तक नहीं कर पाए अच्छे से। जो स्टूडेंट्स के बीच में एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे, जो ये पूरा वायलेंस कराने के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन भी अपोजिशन पार्टीज के साथ किया जा रहा था, और उनका एक टैसिट सपोर्ट भी था। उनके एग्रेशन की वजह से उनको बल मिल रहा था, और वो बच्चों का कंधा इस्तेमाल तो पॉलिटिकल पार्टीज कर ही रही थी। ये भी उनके मुखौटा पहन के ये कहीं ना कहीं वायलेंस करना चाहते थे, पुलिस को भी मारना चाहते थे। तो ऐसे में हमारी प्राथमिकता पहले क्या होनी चाहिए थी देश की सरकार का, कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स गए, हम तो परमिशन दिया था ना पीसफुल प्रोटेस्ट का, काफ़ी दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट रहा। जब राहुल गांधी जी आए और पॉलिटिकल पार्टीज ने उनका कंधा इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आप देख लीजिए, बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए कब से ये मोमेंटम शुरू हुआ। ये तो 34 दिन चला, लेकिन ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब तक ये पीसफुल मूवमेंट था, बच्चों का था, ये पीसफुल ही था, हमने परमिशन दी थी हमारी सरकार ने। लेकिन जब इसको हाईजैक कर लिया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की, और उनके, चाहे उनके सरगना थे, चाहे उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके थ्रू आए थे, या एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुस गए, मौका का फायदा उठा के इन्होंने बल दिया उनको, और उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। ऐसे में प्राथमिकता सरकार की थी पहले इसको ख़त्म किया जाए। हमने उस पूरे मूवमेंट के को जो अलग से बच्चों की बात मानी, बच्चों के साथ खड़े रहे, छात्रों के साथ खड़े रहे, और छात्रों की जो डिमांड थी उस पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद को, उनसे किसी ने कहा नहीं, खुद से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, देश हित में, बच्चों के हित में, बच्चों के फ्यूचर के हित में, और साथ साथ हमने उनकी डिमांड भी मान ली। अब देखिए, इनको वो इनका गुब्बारा था, फूट गया, बच्चों ने फोड़ दिया, बच्चों ने अपने कंधे वापस ले लिए, तो इनको बेचैनी हो रही है, तो अभी नए नए मुद्दे निकाल रहे हैं। अब इस तरह के मुद्दे, ठीक है, ये कोई चीज़ अगर कुछ चला है, नहीं, पहले तो फायरिंग ही नहीं हुई, और अगर फायरिंग आपको लगता है कि हुई है, तो एक बात, मामला इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो जानकारी भी आ जाएगी, सारे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे आउट ऑफ टर्न बोलने से अच्छा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई देश के सामने रखी जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप ही सफाई देश के सामने आ जाएगी। लेकिन
जो क्रम में होना चाहिए वो क्रम में हो रहा है। पहले प्राथमिकता बच्चे थे, बच्चे का फ्यूचर था, हमने उसको सिक्योर कर लिया, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी प्राथमिकता थी सरकार की, उनको घर भेजा। एंटी सोशल एलिमेंट्स की अब धरपकड़ चल रही है। आप एंटी सोशल एलिमेंट्स, आपको उसके भी डिटेल्स मिलेगी कि कौन कौन थे, क्या क्या किया, किस जगह से निकले, किस जगह गए, कितने बजे आए थे, कितने बजे गए थे। अरे भाई सारी तफसील सरकार के पास है, आने तो दीजिए। ये अपोजिशन वाले का पहले गुब्बारा फूट चुका, अभी तस्वीर पुश, सरकार के दूसरा पास वाला है, भी होने आने वाला दीजिए है। और इस जानकारी के क्रम का इंतजार करिए। दरअसल अनुमा आचार्य जी और आशुतोष जी दोनों लोग कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ विजय त्रिवेदी इन लोगों ने तो युवा पीढ़ी को ठग दिया, युवा पीढ़ी के साथ धोखा किया इन लोगों ने। आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अनुमा आचार्य जी बोलना चाहते हैं, आशुतोष जी भी इशारा कर रहे हैं। विजय सर, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, बीच में आप थोड़ी देर डिस्कनेक्ट भी हो गए, आप प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आ गए आप। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर चर्चा होनी थी युवाओं के भविष्य पे, मामला बहकते बहकते चला गया नेताओं की भाषा पर, और अभी बातचीत ये हो रही कि जब इतने सारा कुछ है ही, डिमांड हो रहा है, तो सारे कुछ साफ करके बता दीजिए कि कैसे गोली चली, कहाँ चली, किसने चलाई, नहीं चलाई, किसका आदेश था। ये तो बहुत कुछ छुपी हुई बात है नहीं, सबने देखा, सबको प्रक्रिया पता है। तो जफर साहब कह रहे हैं कि अभी बारी का इंतजार करें, क्रमवार हम जानकारी सौंपेंगे। कैसे थमेगा मामला? सवाल बहुत, और ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। एक मुद्दा तो ये, जब अभी बहस शुरू हुई थी, जब चर्चा शुरू हुई थी, तब भी ये बात हो रही थी कि होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें, और इसमें तो कुछ छुपा नहीं है। मैं तो नहीं मान रहा है, जफर साहब जो कहते हैं, जफर साहब की बात को मानता हूँ, उनके सच बोलने में तो मुझे कोई शक नहीं है। तो जो जफर साहब सच बोल रहे हैं, उस सच को संसद में रख देना चाहिए सरकार को, और इसमें कोई अलग से थोड़ी रिकॉर्ड बनाना है। ये सारा रिकॉर्ड तो बना हुआ है, पुलिस ने कब गोली चलाई या नहीं चलाई, या पैलेट गन चलाई, या क्या फायरिंग की, ये तो सारी एसओपी, जैसे विक्रम सिंह साहब बैठे हुए बड़े साहब हैं, वो तो सब जानते हैं। तो उसको सरकार को रख देते तो ये सारी बहस ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार, पुलिस ने गोली चलाई कि नहीं चलाई और किसके आदेश से चली, ये सारी चीजें पहले ही रख दी जाती तो बेहतर रहता, इसमें झंझट ही नहीं होता, और उससे हम ईमानदारी से चर्चा कर पाते। सर, मैं दोनों दिन देखा कि जिस चीज के लिए, एक तो मैं पहले ये जोड़ दूं कि जफर साहब की जो सरकार है वो बहुत मजबूती से काम करती है, इसलिए संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी बिल को 2 साल के भीतर संविधान संशोधन के लिए लाना पड़ा। फरवरी 2024 में आपने बिल इसलिए लाया क्योंकि उस समय पेपर लीक हो गए थे और मई में चुनाव होने थे, तो जल्दी में आपने बनाकर उसको पूरा कर दिया, और उस समय इतना कमजोर बिल बना कि 2 साल बाद ही आपको उसमें संशोधन करना पड़ा। तो जब ये मौका मिला, उस बात को छोड़ भी दिए, तो आज जब मौका मिला है तो इसको मजबूत तरीके से बनाया जाता है, और पूरी बहस में, माफ कीजिए, कोई इस तरह के मजबूत तरीके से बिल को मजबूत बनाने, कानून को मजबूत बनाने पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। और फिर यदि सरकार चाहती कि बिल मजबूत बने, तो जो संशोधन आए हैं, आमतौर पर होता है पार्लियामेंट में कि संशोधन आते हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देता विपक्ष की तरफ से, तो यदि विपक्ष ने भी कोई अच्छे संशोधन दिए हैं तो उनको पास करा लिया जाए, उस पर बात करी जाए, और यदि उसमें कंफ्यूजन है तो इसको संसदीय कमेटी के पास भेज दिया जाए। लेकिन एक ऐसा मजबूत बिल लाया जाए जो इन 2 दिनों में बड़ी चर्चा में मोटे तौर पर नहीं आया, मुझे ध्यान नहीं आया। राहुल जी से भी हम उम्मीद कर रहे थे, विपक्ष के नेता हैं, वो उन्होंने जो बात की वो अपनी जगह, उनकी बात करने का अपना तरीका है, लेकिन वो बिल पर, बच्चों पर कुछ ज्यादा बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन उन्होंने मिस कर दी थी 30 दिन बच्चों के आंदोलन से, और जफर साहब की राजनीतिक उससे चतुराई की वजह से वो क्रेडिट केवल बच्चों को गया, विपक्षी दलों को नहीं मिला, राहुल जी को नहीं मिला, तो उस क्रेडिट का कुछ हिस्सा लेने की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, और सरकार उस हिस्से को देना नहीं चाहती। यहाँ पर बिल की लेकर चर्चा नहीं हो रही, बच्चों की चर्चा कौन सी हो रही है, वो तो जफर साहब ने बता दिया कि ईमानदारी से तुरंत ध्यान आ गया। यही कह रहा था विजय जी, मेरा सवाल यही था सॉरी, कि आज तो कम से कम इस मौके पे तो कम से कम हम लोग इस चतुराई और इस क्रेडिट लेने वाली बात को छोड़ दिए होते। आज बिल पे चर्चा कर रहे हो तो देखिए 2 साल के भीतर भले ही हम बिल को अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बिल सुनिश्चित करेगा कि पारित होने के बाद पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई गारंटी, ऐसी कोई चर्चा सदन में देखने को नहीं मिली। इसलिए मैं पूछा सवाल कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। एक अनुमा आचार्य जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहती हैं, फिर आशुतोष सर आपके पास आ रहा हूं मैं एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। जो लोग पुलिस के साथ थे बिना नेम टैली के, वो कौन लोग थे? वही थे एंटी सोशल एलिमेंट्स, और उनके बारे में ये मैं और कहना चाहती हूँ, मुझे डर है कि जो कल को, अगले 1 आध महीने में जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे 4 साल पूरे करके,
क्या उनको तो ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी? मुझे बहुत इस चीज का डर लग रहा है कि सरकार किस लेवल पर आई है। दूसरी चीज ये है कि जो भी प्रॉमिस किया गया था छात्रों से वो कहाँ पूरा हुआ। तीसरी चीज ये है कि कांग्रेस नीट पेपर लीक का मुद्दा 3 महीने पहले से उठा रही थी, तो इसको आप डिस्क्रेडिट मत करिए। उसमें हमें कोई किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए, वो मुद्दा है, देश का हर मुद्दा हम उठाते ही है और वो हम कर रहे थे। और आखिरी बात यह है कि इस सरकार ने झूठ बोला उन स्टूडेंट्स के साथ कि हम उनकी सारी बातें मान रहे हैं, जबकि उन्होंने जिन 13 लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आगे उसको चला दीजिए, बाकी पर नहीं करेंगे। इसका क्या अर्थ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सामने हुआ इस सरकार का वादा नहीं देखा था क्या? तो ये सारी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ये जो बिल था, जो पुराना बिल था, वो अगर लागू नहीं हो रहा था तो कम से कम सोनिया जी के ये जो कह रहे थे ना, सो के उठी थी, कम से कम सरकार अभी भी जो सो ही रही है, वो सोनिया जी के जितने सुझाव हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे बारीकी से। यही कहा गया है कि इतना प्राइवेटाइजेशन, एनटीए जैसी असंवैधानिक संस्था जो बिना चर्चा के संसद में बन गई, तो उस सब के ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और सरकार के लिए कल गौरव गोगोई का पूरा अगर आपने वक्तव्य सुना हो तो सारी बात उसमें कही गई है। ये सवाल जवाब कहीं भी मांगी गई है कि कैसे जहां 34 की व्यवस्था है वहां पर 47 लोग कौन थे, कैसे चेयरपर्सन को नहीं हटाया जा रहा, केवल डायरेक्टर जनरल को हटाया। तो आप केवल क्या आई वॉश करना चाहते हैं? और इस आई वॉश को देश देख रहा है। और जेन जी जिसकी बात कर रहे हैं कि हम उसके कंधे पर कुछ कर रहे हैं, वो ऐसी नहीं है, वो उसने सब सीधा आशुतोष जी, एक सवाल जो इन्होंने अनुमा आचार्य जी ने जो कहा, ये भी एक पिछले 24 घंटे से काफ़ी चर्चा में, खासतौर से कॉकरोच इंडिया पार्टी के प्रवक्ता ने भी ऐसा ही ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के बयान दिए, जो फैसला या फिर कहें जो अपनी बातें रखी हैं, उसमें इनका कहना है कि सरकार के वादों का सुप्रीम कोर्ट ने ख्याल क्यों नहीं रखा। कॉकरोच इंडिया पार्टी का कहना था कि हम उनकी दलील सुप्रीम कोर्ट के इन बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादती नहीं हो रही है? लक्ष्मण जी, आपके सवालों का जवाब देने के पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं। ये कैसे लोग कर लेते हैं कि एक तरफ वो बच्चों के प्रति प्रेम भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जैन गटर भी कह रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है और किसी और को लेकर नहीं। जो भारतीय जनता कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है, उनको जैन गटर कहा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं। तो ये, और अभी तक उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बिल्कुल उसी तरीके का बयान है जैसे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने फेलो पार्लियामेंटेरियन को गाली दी थी। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं। दूसरा, एक सज्जन जिनका नाम है टीजी मोहनदास, ये आरएसएस के आइडियोलॉग है केरल में। उन्होंने जो भयानक बातें कही हैं, मतलब रूह कांप जाती है। और वो दरअसल उस मानसिकता को, उस विचारधारा को दर्शाती है जो कहते हैं 4 किलोमीटर के रेंज में मैं वहां पे कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद गोली चलवाता, वहां पे 3 बार वार्निंग देने के बाद। मैं आगे नहीं कह रहा हूं, हालांकि बाद में उनको अपने बयान से थोड़ा सा सफाई देने की कोशिश करनी पड़ी। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस छात्रों को लेकर संजीदा है तो कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो ईमानदारी दिखाई पड़ेगी, नहीं तो कोई ईमानदारी नहीं दिखाई पड़ी। एक तरफ कोशिश की जाती है उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की जाती है, उनको एंटी सोशल बताने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने बच्चों को मारा, थप्पड़ मारा, देखा ना आपने वो तस्वीरें, उनकी तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है। कोई कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के खिलाफ। खुलेआम छूटे गदा लेकर वहां पहुंच जाते हैं लोग, कोई कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के खिलाफ। और यहां दोष देते हैं कि उस भीड़ में एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो बिना वर्दी के लोग वह छात्रों को पीट रहे थे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या वो अरेस्ट हुए? कौन थे वो लोग? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा गया था। वो जो पत्थर से भरा हुआ ट्रक कौन लेकर गया था वहां पे? किसने भेजा वहां पे? क्या छात्र लेकर गए? तो कृपया करके ये दो मुहां नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदार हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आशुतोष जी। एक मिनट, नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कंगना रनावत को वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, वर्बेटिम कोट कर रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा था ये बयान देने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दिया? नहीं दिया अभी तक। और वो जो सीजेपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनसे जवाब तलबी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कृपया करके ये सब छोड़ दीजिए। ना कांग्रेस के पक्ष में राजनीति जाएगी, ना बीजेपी को फायदा। जो बच्चे वहां पर थे, ये पढ़े लिखे बच्चे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे थे, बॉस्टन से पढ़ के आए हुए बच्चे हैं।
इनके मन में तकलीफ थी और हम उन तकलीफों को छोड़कर हम सब बताने की कोशिश करें एंटी सोशल है, एंटी सोशल है, एंटी सोशल। अरे कम से कम माफ करिए, कम से कम इस राजनीति को खत्म करिए आप लोग। चर्चा कर रहे हैं संसद में जो हंगामा मचा उसको लेकर के, खासतौर से पेपर लीक मामले पे जो बहस की अपेक्षा की जा रही थी वैसी बहस हुई नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले आशुतोष जी ने दो बड़े गंभीर बातें कही, हालांकि उनका कहना है कि आरोप नहीं है। उसमें से एक बातें तो कंगना रनौत की बातों को कोट किया और कहा कि इस पर बीजेपी को सफाई देनी चाहिए, कंगना रनौत से किनारा करने के लिए बयान देना चाहिए। दूसरा जो मेरे हिसाब से आरोप है वो ये कि वहाँ पे ट्रकों में पत्थर भर के जो लाए गए, दरअसल छात्रों को डिस्क्रेडिट करने की एक साजिश थी और कुछ नहीं था। जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा विक्रम सिंह साहब से। विक्रम सिंह साहब, जब भी ऐसे कोई आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो क्या कितना संभव होता है कि ट्रकों में पत्थर उत्थर भर के ले आए और वहां स्थानीय प्रशासन देखता रहे या फिर किस साजिश का हिस्सा बन जाए? लक्ष्मण जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की उप संस्कृति में इसको कहते हैं हिकमत अमली। तो कई लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा अकलमंदी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने जनरल डायरी की एंट्री में देखा। अब उन्होंने एक गलती पे गलती करते चले गए। अगर ये पहली साहब से कर देते थे, आज की तारीख में CCTNS में मिनट टू मिनट एंट्री जाती है और सेंट्रलाइज हो जाती है। आप अगर कह देते कि मैंने 2 राउंड चलवाया, हमने ऑर्डर दिया DCP भाटिया साहब ने और हमने उसमें बुराई क्या थी, वो तो बिल्कुल जायज है और किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है, स्किन डीप इंजरीज है, लेकिन आप बच जाते हैं। लेकिन जब इस चीज में दिखाई ये पड़ रहा है कि लीपापोती का प्रयास हुआ। अब ट्रक की बात करें, ट्रक एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी और जाकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने माल मुकदमाती होकर के मालखाने में जमा थी। अब जो चीज मालखाने में माल मुकदमाती है वो या तो चोरी हुई थाने से, तो भी बहुत बड़े कलंक की बात है, और चोरी नहीं हुई तो जाहिर है कि जो चीज आपकी कस्टडी में है वो वहां दंगा स्थल पे पहुंच कैसे गई। ये चीज ये है, ये मैं समझता हूं कि बड़े सीरियस इंप्लीकेशंस इसके हैं और इसके बारे में साफ गोई से आना चाहिए कि आखिर वो पहुंची कहां। मेरा काम कोई लीपापोती का काम नहीं है, हिकमत अमली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो हिकमत अमली करते हैं उनके ऊपर कड़ाई से नियंत्रण करें। नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। इस पर जफर इस्लाम साहब आपका जवाब लूंगा, लेकिन छोटा सा कमेंट ले लेता हूं विजय त्रिवेदी साहब। विजय साहब, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों के को डिस्क्रेडिट करने के लिए या फिर ऐसा कुछ किया गया होगा जानबूझ करके कि नहीं? जानबूझकर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन इतना तो तय है कि वो बच्चे नहीं लाए होंगे वहां पर। और सरकार, पुलिस क्या ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जब आंदोलन चल रहा हो तो एक ट्रक भर के पत्थर लाने की इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए? मुझे नहीं पता कि जानबूझकर हुआ। और जैसे विक्रम सिंह साहब ने बता ही दिया साफ साफ कि थाने में रखा हुआ ट्रक जो है वो बाहर आया है, तो बच्चे लेकर आए हैं या पुलिस लेकर आई है या कौन लेकर आया, ये भी जांच कर सकते हैं ना। यदि बच्चे उठा लाए हैं और इतनी मजबूत पुलिस है उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, तो ये हैरानी की बात है। आशुतोष जी, कंगना जी की बात कर रहे हैं, उसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है। अभी 2014 में देश आजाद हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सब कुछ सीखने में, इसलिए कंगना जी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें चलती रहती है पॉलिटिकल बयानों में, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब छात्रों से बात की सीधे, तो आप उसको गंभीरता से लीजिए, किस तरह से बात हो रही है, विजय अब क्या क्या बयान दे रहे हैं। इसमें सरकार मुश्किल में, माफ करिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, बीच में टोक रहा, माफ करेगा मुझे। मैं गंभीरता से नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आ जाएंगे, गृहमंत्री गुड लिस्ट में आ जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है। ये जिस तरीके से हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम छात्र युवाओं को काकरोच का, उसका असर आपने देखा क्या हुआ। कल अगर इसी जन गटर के बयान पे अगर छात्र फिर धरने में बैठ जाए तो क्या होगा? नहीं, मैं इस बात पर सहमत हूं। इस्लाम साहब 100% सहमत हूं इस तरह की बातों पर। देखिए, मैं पहली बात तो एक मिनट, विजय त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी कर लेते फिर आपके पास ऐसा है जी। ये आशुतोष जी की बात से थोड़ा सा और आगे चलकर कि संसद में भी बहुत सारे मित्र हैं जो आशुतोष जी के मित्र ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो जिस तरह की चर्चा बातचीत करते हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए, दूसरे नेताओं के लिए, उस पर भी कौन सी कार्रवाई होती है? मैंने तो देखी नहीं है, और उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता हो ऐसा भी मुझे नहीं लगा कभी। लेकिन ये तो खुद पार्टी को तय करना है। जफर साहब, देखिए, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी के लीडर को
बहुत सोच समझ के कोई कमेंट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया था उसके बाद में आप लोगों ने उनकी सफाई के बारे में कुछ बताया नहीं कि उन्होंने सफाई भी दी उस पर। उनका कहने का मकसद ये था कि जो गटर का वर्ड उन्होंने किया कि बेसिकली जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें जो शामिल हो गए थे वो बेसिकली उनके बारे में रेफर किया था उन्होंने। जो मुझे लगता है कि शब्दों का, मैं देखे सिंसेरिटी के साथ कह रहा हूँ, शब्दों का सही प्रयोग करने से इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। अगर आपका मकसद जो आप कहना चाह रहे थे उसको अगर आप थोड़ा और साफ तरीके से बोलते तो ये कठिनाई नहीं आती या कोई आप पर टीका टिप्पणी नहीं करता। मुझे लगता है कि इसका सभी को ध्यान देना चाहिए। जब उनको कहना था ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में तो बहुत साफगोई से उतने ही तक बोलती, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा जाहिर जो इंटेंशन था उनकी बातों से अगर पूरे तौर से छलकता तो ज़्यादा अच्छा। जाहिर है वो बच्चों के बारे में तो कोई नहीं कहता, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद ने कहा है, तो उसके बाद तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हमारे पार्टी के लीडर की हैसियत नहीं है कि वो कोई बेतुकी आउट ऑफ टर्न बयान दे दे। लेकिन कोई बयान के बारे में सही से क्लैरिटी से ना दे, ये हो सकता है, और शायद यही केस कंगना जी के साथ हुआ और बाद में उन्होंने सफाई भी दे दी। नहीं, एक दूसरा सवाल जो उठा, आ रहा हूँ अनुमान जी आपके पास आ रहा हूँ, एक दूसरा सवाल जो उठा जो अब बाकी वक्ताओं ने कहा कि वहाँ पे पत्थर वाले ट्रक कैसे आ गए, और ऐसी चीज़ें तो होती नहीं जब तक कि कोई आशुतोष जी कहना था कि एक छात्रों को डिस्क्रेडिट करने की साजिश थी। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स डीजीपी बैठे हैं, यहाँ पर बड़े पत्रकार बैठे हैं। इस कोई भी चीज़ के बारे में स्पेकुलेट करना या जजमेंटल होना ये सही नहीं है। फैक्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन और जजमेंटल होना पूरे तौर से आते हैं, सही नहीं है। जानकारी आएगी तब दी जाएगी, इस बात वो आ जाए तो उसके बारे में आप टीका टिप्पणी कीजिए। अनुमाचार्य जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे थे कि मुझे आपके चैनल पे आके अच्छा लगा, लेकिन एक शिकायत भी है। आपके जितने थंबनेल्स चल रहे हैं उसमें ये है कि क्या राहुल ने मर्यादा तोड़ी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, राहुल ने तोड़ी मर्यादा क्वेश्चन मार्क, राहुल के विवादित आरोप। ऐसा क्यों नहीं है कि अमित शाह गायब है संसद से, भी होना चाहिए। ये मेरा एक क्योंकि ये सारे थंबनेल देख रहे हो। हाँ, और यही होता है, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ, इसकी बात का। अनुमाचार्य जी, आपने ये नहीं देखा कि पूरे शो में आधे से ज़्यादा समय तक राहुल गांधी की तस्वीर चल रही है बीच विंडो में, आप दिख रही हैं, बगल में राहुल गांधी की तस्वीर चल रही होती। इसकी तारीफ आपने नहीं की, लेकिन वो थंबनेल चलना था उसकी आलोचना आपने। खैर ठीक है, आपकी बात देखिए, ये हमेशा पिछले 1 घंटे चल रहा, मुझे भी लगा था क्यों चल रहा है। मेरा एक और मेरा जो बीजेपी को जनता की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उसके एमपी इतने अहंकार वाले हैं। बीजेपी ने अपने वोटर चुन लिए हैं तो उसको जनता की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो जो अनाप शनाप बयान देती है और गोडसे को एक बहुत बड़ा देश प्रेमी बताती है, और मोदी जी कह के छूट जाते हैं कि मैं दिल से नहीं माफ कर सकूंगा। ऐसे ही कंगना रनावत भी, ऐसे कितने नए सांसद हैं कांग्रेस के या दूसरे किसी पार्टी के जो कंगना की तरह सीख रहे हैं, मतलब 35-38 साल की उम्र में सीख रहे हैं। विजय जी, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का कंसेशंस दे देंगे, इतने बड़े अच्छे पत्रकार होने के बावजूद। कि नहीं, वो तो सीख रही हैं, छोटी बच्ची है ना अभी, तो जेन जी है। विजय जी ने कंसेशन दिया, कटाक्ष क्या पता नहीं, मैं तो कटाक्ष के तौर पे ले रहा था उसको। आपने विजय जी सफाई दे दीजिए, आप ही विजय जी सफाई दे दीजिए। लक्ष्मण जी इस बात को समझ गए, मुझे सफाई देने की जरूरत, मैंने तो कहा कि अभी उनके लिए 2014 में ही देश आजाद हुआ है। मैं तो आपकी बात से एक कदम आगे बढ़कर बोला था अनुवा जी, कोई बात नहीं। कहना चाहती हूँ कि ये सरकार वो है कि जिसके सांसद कुछ भी बोले। दानिश अंसारी जी को जिस तरह से रमेश विधुड़ी ने बोला, किसने नहीं देखा? क्या इन पर कोई किसी तरह की कार्यवाही होती है, कोई प्यूनिटिव एक्शन होता है? और इसीलिए जब ये कानून बनाते हैं तब भी सारे लोग छूट जाते हैं। पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं तो सीबीआई का नुमाइंदा नहीं आता। ये सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी जवाबदेह खुद भी नहीं, और ना जवाबदेही कभी सुनिश्चित कर सकती।
बिल्कुल। दरअसल ऐसा है कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि ये बहुत ही हंगामेदार और तू मैं वाली डिबेट होगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ा सुकून से अपनी अपनी बातों को रखा, बहुत ही तार्किक तरीके से रखा। लेकिन मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने अब साफ तौर से कह दिया है कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, उस माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अभी सदन की कार्रवाई का दिन कई दिन बचे हुए हैं। ऐसे में पता नहीं कल से सदन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसको लेकर दुविधा बची हुई है। बिल वैसे राज्यसभा भी जाएगा पारित होने के लिए, तो मुझे लगता है कि हंगामा रहे या फिर सरकार की तरफ से बयान देकर सब कुछ खत्म कर दिया जाए, इसकी भी संभावना बनी रहती है। क्या हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे इसको। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।